हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी की बात की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं और कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर कलर डिसाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री कलर सीखे थे, विबग्योर के थ्रू हमने एक साइकिल बनाया था जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बोलते हैं। हमने देखा था कि कैसे एक एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट होता है और वो हमें विजिबल रेंज में दिखाई देता है। जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास कहा था, आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसका नाम है, या फिर आप इसे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हो। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है इनडायरेक्टली आपको उसका कोई ना कोई यूज़ मिल ही जाए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज जॉन गया जॉन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर आप इसे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये डिस्टॉर्शन। इसको मैं आपको पहले लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी होगी और उसके हिसाब से आप आराम से इसके ऊपर बेस को, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कहता है कि किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, किसकी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही वैलिड है। तो किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है, क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। वो डिपेंड करती है कि उसके ऑर्बिटल्स जो हैं, T2G और EG ऑर्बिटल्स जो हैं, उनकी फिलिंग सिमेट्रिकल हुई है या फिर अनसिमेट्रिकल हुई है। अगर उन ऑर्बिटल्स की फिलिंग सिमेट्रिकल है तो उसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वही उसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर T2G और EG ऑर्बिटल्स की फिलिंग असिमेट्रिकल हुई है तो फिर उस केस में क्या होगा? आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर आप इसे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर लिखें कि अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर, अगर आप बात करें द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द फिलिंग ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। तो पहली चीज तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आपके T2G और EG ऑर्बिटल्स किस तरह से फिल किए गए हैं। ध्यान दें, if the d orbitals या if these orbitals, ऐसा अगर आप यहीं पे लिख लो, if these orbitals are symmetrically filled, कैसा filled है? symmetrically filled है, then आपके कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, then the complex will be octahedral। तब उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा और उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। अब सिमेट्रिकल फिलिंग का आप जो मतलब समझ रहे हो वो मतलब नहीं है। आप सिमेट्रिकल फिलिंग का मतलब समझ रहे होंगे कि जो आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं और जो आपके EG ऑर्बिटल्स हैं, सिमेट्रिकल फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन भर गए या फिर ऐसे यहाँ हो गए और ऐसे यहाँ हो गए। हाँ, ये सिमेट्रिकल फिलिंग है। लेकिन जैसे आप देखो कि आप ये भर दो, ये खाली पड़ा है, तो इसको हम सिमेट्रिकल फिलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको लगेगा ये असिमेट्रिकल है कि नीचे भरे हुए हैं, ऊपर खाली है, लेकिन ये असिमेट्रिकल नहीं कहलाएगी। कैसी फिलिंग कहलाएगी? सिमेट्रिकल फिलिंग कहलाएगी। तो पहले आप एग्जाम्पल देखें सिमेट्रिकल फिलिंग के, कि सिमेट्रिकल फिलिंग के आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, एक तो हो गया आपका D0 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? D0। तो भाई D0 में तो फिलिंग ही नहीं होगी, तो हम सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, D1 के केस में क्या होगा? आपके पास असिमेट्रिकल फिलिंग होगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। नहीं, ये सिमेट्रिकल फिलिंग है। आपको लगेगा ऐसा कि अगर मैं D1 की बात करूँ, 3, ये T2G हो गया आपका, ये EG हो गया। तो
Eg में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, T2G में, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में हैं, उन ऑर्बिटल्स में जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती है। दिस इज सिमेट्रिकल फिलिंग। यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। असिमेट्रिकल फिलिंग क्या होगी, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में हैं जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में हैं जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, दैट इज Eg। D2 कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, D2, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या होगा, आपकी सिमेट्रिकल फिलिंग ही होगी। इवन D3 कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिखोगे तो उसमें भी क्या होगी, आपकी सिमेट्रिकल फिलिंग ही होगी। अब आपके पास आता है D4। तो अगर मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन आया तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में दो केस बन सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बताओ उस केस में तो फिलिंग कैसी होगी, सिमेट्रिकल 1 2 3 4 होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी यहीं पर 1 2 3 4। तो देखो इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें नहीं, ये सिमेट्रिकल फिलिंग है, तो ये आपकी सिमेट्रिकल फिलिंग होगी और का कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। वहीं अगर आप वीक फील्ड लिगेंड के केस में आओ तो फिर क्या होगा, 1 2 3 और अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ चुका है, मतलब ये फिलिंग आपकी कैसी कहलाएगी, असिमेट्रिकल फिलिंग कहलाएगी। कैसी फिलिंग कहलाएगी, असिमेट्रिकल फिलिंग कहलाएगी। बोलो समझ रहे हो। सेम इसी तरह आप आगे चलें, अगर आपके पास है D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करोगे तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक। अब आप चलो आगे, अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो आप फिलिंग कैसे करोगे, 1 and 2, बोलो होगा। तो इस केस में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी हम सिमेट्रिकल फिलिंग के अंदर काउंट करेंगे। तीनों ऑर्बिटल नीचे पूरे ऑक्यूपाइड है, ये ऑर्बिटल पूरे ऑक्यूपाइड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पहले यहाँ पर पेयरिंग होती फिर फिलिंग होती, उस केस में क्या होंगे, ये सारे ऑक्यूपाइड है और ये अनऑक्यूपाइड है। हाँ, इसको आप अनसिमेट्रिकल फिलिंग नहीं बोल सकते, ये कौन सी फिलिंग कहलाएगी, सिमेट्रिकल, क्योंकि जो आपके पास जिनकी लोब्स d ऑर्बिटल्स की जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में है वो भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, और जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग है वो भी कैसे हैं, आपके सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरह मैं D6 कॉन्फ़िगरेशन में बात करूं, D6 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाओगे तो फिर से क्या होगा, दो केस बनेंगे, एक वीक फील्ड लिगेंड। तो बताओ वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ये T2G और ये Eg। फिलिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब यहाँ आप देखें, और एक यहाँ पर आए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, D6 के अंदर पहले होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो ये आपकी कैसी फिलिंग है, असिमेट्रिक, जबकि ये फिलिंग कैसी होगी, आपकी सिमेट्रिकल फिलिंग होगी। बोलो होगा। इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी फिलिंग सिमेट्रिकल होगी और कौन सी फिलिंग क्या होगी, असिमेट्रिकल होगी। वैसे इस तरह से आप चलते जाएंगे तो आपको ये दिखता जाएगा कि सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फिलिंग को हम कैसे डिसाइड करते हैं। सेम इसी तरह आप आगे चलें, D8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या D7 की बात कर लो, तो D7 के केस में अगर आप चलते हैं तो देखो D7 के केस में क्या बनेगा, 1 2 3 4 and 5। मान लो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस लेते हैं तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ ये कैसी फिलिंग है, आपकी असिमेट्रिकल फिलिंग है, ठीक है। और यहीं अगर D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस भी चेक कर लो, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से ये कैसी फिलिंग है, असिमेट्रिक फिलिंग है। कैसी फिलिंग है, असिमेट्रिकल फिलिंग है। तो D7 में तो दोनों ही केस में आपकी फिलिंग कैसी आ रही है, असिमेट्रिकल। अगर आप D8 कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो तो हम लोगों ने सीखा हुआ है D8 में कोई चेंज नहीं आता है। D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब आप देखो जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में है वो फुली ऑक्यूपाइड है, और जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग है वो पार्शियली ऑक्यूपाइड है। अगेन सिमेट्री है, ये असिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी दो दो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक एक है। हाँ, यहाँ अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर वो किसके अंदर काउंट होगा, असिमेट्रिक में। जैसे D9 आ जाए तो जैसे ही D9 आएगा, खैर D8 तो अपना कैसा होगा, सिमेट्रिकल, एंड D10 भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। लेकिन जो D9 होगा बताओ वो कैसा होगा, आपका
असिमेट्रिकल फिलिंग वाला फंडा होगा। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कब सिमेट्रिकल होगा और कब असिमेट्रिकल फिलिंग आपके पास हो रही होगी। इस तरह के केसेस के अंदर असिमेट्रिकल फिलिंग है, बीच में जिनके एक्सिस है वो फुली ऑक्यूपाइड है और जिनके एक्सिस के अलॉन्ग है वो पार्शियली ऑक्यूपाइड है। ये आप देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, जबकि ये फिलिंग कैसी है आपकी असिमेट्रिकल फिलिंग के अंदर काउंट होगी। हाँ, ये सारे ऑक्यूपाइड होते तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिलिंग बोलते। तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कब आपकी फिलिंग सिमेट्रिकल है और कब आपकी फिलिंग असिमेट्रिकल है। अगर फिलिंग सिमेट्रिकल है तो उस केस में क्या होगा, आपके कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। लेकिन फिलिंग ऑर्बिटल्स की अगर असिमेट्रिकल है तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, चेंज। अब वो कैसे होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये एग्जांपल्स कॉपी करें। अब देखो, फिलिंग सीखने के बाद आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। तो मैं पहले तो यहाँ से सफाई कर लूँ इनको, ये अपने बना ही लिए सब, ये सब भी जाने दो। अब आप ये देख रहे हो कि आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं, एक T2G ऑर्बिटल्स हैं और एक आपके पास क्या है, EG ऑर्बिटल्स हैं। तो कई जगह आपने देखा होगा कि T2G ऑर्बिटल में भी असिमेट्रिकल फिलिंग आ रही है। जैसे आपने केस देखा था कि जो T2G हैं उनमें 1 2 3 4 और ऊपर आपके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब ये T2G के अंदर देखोगे तो भी असिमेट्रिक फिलिंग है, लेकिन T2G ऑर्बिटल की असिमेट्रिक फिलिंग लिगेंड की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, हमने जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये मेटल है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, सही है। लिगेंड मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा होता है, ये वाई एक्सिस तो ये हो गई जेड एक्सिस होगा। तो मेनली वो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन शो करेंगे जिनकी लोब्स कहाँ लाई करती है, एक्सिस के अलोंग। और वो कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, EG, जिनके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होता है, dx² - y² एंड dz²। जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब्स लाई करती है बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड जब इधर से अप्रोच करेगा और आपकी असिमेट्रिक फिलिंग भी हुई, मान लो यहाँ वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है dx² - y² में, और इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है y एक्सिस वाले की तरफ। तो जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है जिस एक्सिस के अलोंग, वो वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा एज कम्पेयर टू मान लो dz ऑर्बिटल है, यहाँ की जगह यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 EG ऑर्बिटल के अंदर असिमेट्रिक फिलिंग है। तो क्योंकि लिगेंड आपका अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल की वजह से dx² - y² ऑर्बिटल को क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन फील होगा। जबकि इन ऑर्बिटल्स की लोब्स कहाँ पर लाई करती है, बिटवीन द एक्सिस, और आपका लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, इसको ध्यान रखें कि असिमेट्रिक फिलिंग ऑफ T2G orbitals does not have a significant effect on geometry। इसकी वजह से मेनली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन नहीं होगा। होता है, बहुत माइन्यूट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं। लेकिन EG ऑर्बिटल्स, asymmetric filling of EG orbitals affect the geometry of complex। इन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को किसकी असिमेट्रिक फिलिंग मेनली अफेक्ट करती है, EG ऑर्बिटल्स की। तो अब देखें कैसे अफेक्ट करती है। आपके पास 2 EG ऑर्बिटल्स हैं, लेट dz² orbital contains an extra electron। तो आपके पास जो 2 EG ऑर्बिटल्स थे, अब आप काम की बात समझें, ये देख ली सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फिलिंग क्या होती है। मान लो ये dz² है और ये dx² - y² है। तो अब dz² में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसको z एक्सिस मान रहा हूं, तो जो लिगेंड z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे दे विल फील मोर रिपल्शन। बोलो होगा, यहाँ से जो लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा उसको ये dz² के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे। बताओ, ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये लिगेंड दूर जाना चाहेगा, तो जो आपका एक्सियल बॉन्ड है ये क्या होगा, इलोंगेट होगा। क्या होगा, इलोंगेट होगा। सो
अगर dz² will contain extra electron, then the ligands approaching from z direction, बताओ क्या होगा, will feel more repulsion and therefore the two axial bonds will be elongated. ठीक, अगर आप एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन को देखो तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मेटल है, ये आपका लिगेंड, ये लिगेंड, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, सही है। अब इस केस में जब dz² में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुका है तो देखो वो ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग है उनकी लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो ऑर्बिटल्स या वो बॉन्ड जो z डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं उनकी लेंथ रिलेटिवली क्या हो चुकी होगी, लंबी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये लिगेंड के ऊपर ज्यादा रिपल्शन अप्लाई कर रहा होगा। तो अब जो आपका ऑक्टाहेड्रन होगा वो देखो इस तरह से इलोंगेट हो चुका होगा, रहेगी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली, लेकिन ये कैसा होगा, एक इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन। एक्चुअली इसको डिस्टॉर्शन नहीं बोलकर इलोंगेशन बोलना चाहिए, बट इसका नाम है, ज्योमेट्री क्या हो चुकी है, डिस्टॉर्ट हो चुकी है। सो दिस डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो अगर आपके dz² में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये उन लिगेंड्स के ऊपर ज्यादा रिपल्शन लगाएगा जो z एक्सिस के अलोंग सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं, और उसकी वजह से ये वाले बॉन्ड ज्यादा लंबे हो जाएंगे और आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो एक इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन को क्या कर रही होगी, रिजेंबल कर रही होगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन dx² - y² में प्रेजेंट है, लेट द एक्स्ट्रा electron is present in dx² - y² ऑर्बिटल। किसके अंदर है? dx² - y² ऑर्बिटल के अंदर है। इस केस में क्या होगा? then the ligands which approach from x and y direction will feel more repulsion and these bonds will be elongated। ठीक, और इस केस में आपका जो ऑक्टाहेड्रन होगा वो कंप्रेस हो चुका होगा। देखो कैसे, इस बार ये मेरा रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इधर लिगेंड, तो लिगेंड से सबके सब, और ये आपकी एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री है। सही है। अब क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहे हैं, और इस बार जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो dx² - y² के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इन लिगेंड्स के ऊपर क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपके x और y एक्सिस के अलोंग वाले बॉन्ड हैं ये क्या होंगे, ज्यादा लंबे हो जाएंगे, क्योंकि ये z² वाले ऑर्बिटल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इन बॉन्ड्स की लेंथ तो उतनी ही बनी रहेगी। अब आप जब इस ऑक्टाहेड्रन को बनाओगे तो देखो इस ऑक्टाहेड्रन की जो हाइट है वो डिक्रीज हो चुकी होगी, और इस तरह से एक कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन की फॉर्म में आ जाएगा। कौन से ऑक्टाहेड्रन की फॉर्म में आ जाएगा? दिस विल बी अ कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन। तो क्योंकि दोनों ही केस में ज्योमेट्री आपकी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, तो दोनों को ही जनरल या कॉमन फॉर्म में हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो T2G की असिमेट्रिक फिलिंग हुई,
तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अगर ईजी ऑर्बिटल्स की असिमेट्रिक फिलिंग हुई तो डिस्टॉर्शन होगा। अगर dz² में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन बनेगा, और अगर dx² - y² में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास एक कंप्रेस्ड, वो एक इस xy प्लेन के अंदर आपका ऑक्टाहेड्रन लंबा हो जाएगा और z प्लेन में क्या हो जाएगा, छोटा, और इस तरह से आपका एक कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन बनेगा। सो दिस डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज नोन एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पर असिमेट्रिक फिलिंग होगी। तो फाइनल समरी समझा, मैंने आपको सब दिया है। अब मेनली जो आपको याद रखना है वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सब कॉपी कर लें। चलिए अब समराइज करते हैं जो आपको याद रखना है। ये आपने देख लिया कि डिस्टॉर्शन कैसे होता है और डिस्टॉर्शन क्यों होता है। अब अगर आपको जॉन टेलर के अंदर कुछ याद रखना है तो याद रखना है कि आपकी असिमेट्रिक फिलिंग कब होगी। तो मेनली 3 ही केस आपके होंगे। एक आपके पास होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, एक होगा D7 और एक होगा D9। वैसे मैंने आपको पहचानना सिखा दिया है, बट स्टिल D4 कॉन्फ़िगरेशन आप फिलिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। D4 कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो देखो 1 2 3 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है किसके अंदर, ईजी ऑर्बिटल के अंदर। तो देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन होगा। D7 कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करें तो क्या होगा 1 2 3। अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हैं तो 5 6 7 होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हो तो देखो फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तो अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हो, भाई वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में तो ये भी फील्ड था, ये भी फील्ड था। हाँ, उस केस में क्या था आपका T2G कैसा था, असिमेट्रिकली फील्ड था। लेकिन मैंने आपको बताया अगर T2G असिमेट्रिकली फील्ड है, ये कौन सी प्रेजेंस में है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में है ना, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि T2G की असिमेट्रिकल फिलिंग से ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्शन नहीं होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर केस कुछ ऐसा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के बाद 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब आप देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन T2G, बताओ क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। बात समझ में आ रही है। लास्ट केस D9 के केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 फिलिंग करो CFT के हिसाब से। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 7 8 9 कैसे भी कर लो। इसका मतलब D9 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और वीक फील्ड लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर से देखें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर ये dz² और ये dx² - y² है तो यहाँ dz² में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये आप नहीं बता सकते पहले कौन है। हाँ, मैंने नाम लिख कर दे दिया, मैंने बोल दिया ये dz² है और ये dx² - y² है। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, बिल्कुल सही, एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन। अगर मैंने बोल दिया ये dx² - y² है और ये dz² है तो फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जेईई में तो आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 2016 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जॉन टेलर के ऊपर बेस्ड था। क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन इज दिस कि आप डाल देना नीट 2016 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन John Taylor effect is not observed in high spin complexes of high spin मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नहीं सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है। हाई स्पिन बोला है ना इसने, तो वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए ऑप्शन है आपके पास D7 कॉन्फ़िगरेशन, B इज D8, C is D4 एंड ऑप्शन D is D9। किस कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो देखो D7 हमने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन में वीक फील्ड लिगेंड आ गया
फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये फिलिंग असिमेट्रिक है लेकिन T2G के रेस्पेक्ट में, EG के रेस्पेक्ट में नहीं है, और T2G के रेस्पेक्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। चलिए तो बताओ यहाँ पर आपका जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो एक ऑप्शन अपने पास बनता है D7। D7 अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास क्या होगा, जॉन डिस्टॉर्शन के चांसेस कम होंगे, लेकिन मैंने बताया होता तो है पर इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन D8, बताओ D8 कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, 1 2 3 4 एंड 5 फिलिंग करो। अगेन आपका कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो D8 तो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके पास। अब देखो ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसमें डिस्टॉर्शन होगा तो सही लेकिन स्मॉल होगा, स्मॉल डिस्टॉर्शन, मैंने आपको ही बताया T2G की फिलिंग का हम नेग्लेक्ट करते पर डिस्टॉर्शन होगा तो सही। तो यहाँ तो क्या होगा, पूरी सिमेट्रिकल फिलिंग है, होगा ही नहीं। तो एक तो थोड़ा होगा और एक नहीं होगा, बताओ मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, सही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D8, क्योंकि D4 और D9 वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपके सामने है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो तीन ही तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ये रहा, एक आपसे बोल देगा कि DZ² में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन बनेगा, और अगर DX² - Y² में है तो आपका कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रन बनेगा। तो ये था आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक, आपने समझ लिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एंड दिस इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। चलिए एग्जाम्पल कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। ये जेई का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत आसान है। अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लो तो आप इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। तो देखें मेटल कार्बोनेल्स, जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर एक मेटल किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा, उनके अंदर हम बॉन्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स। चलिए सबसे पहले मैं आपसे अगर मेटल कार्बोनेल्स की बात करूं तो नॉट ओनली मेटल कार्बोनेल्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक जिन्हें हम बोलते हैं होमोलेप्टिक, ये टर्म हमने पहले यूज नहीं किया था क्योंकि यहीं पे आपके काम में आ जाता है, और दूसरा टर्म होता है हेट्रोलेप्टिक। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड होता है, सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल FeCO5 या फिर FeCN6 लेकिन वहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे Fe लेट्स से CO4 और लेट्स से कुछ Cl है, इस तरह कॉम्प्लेक्स, आर्बिट्री कुछ भी लिख दिया हम लोगों ने। तो इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होंगे, उन्हें हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में आपको एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए, पहली चीज, सही है। चलिए इसको देखने के बाद अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, कि कई बार आपको ये टर्म यूज करने पड़ सकते हैं। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब मैंने आपको पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड सिखाए थे, वहां पर भी हमने इनके अंदर बॉन्डिंग की बात की थी। तो आप ध्यान दें कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, इन योर मेटल कार्बोनिल्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड, तो देखो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप में जो आपका कार्बन एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। सो द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड हाउ, ये आपके पास CO ग्रुप है, यहां इसका जो NBMO, ये एक आपके पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कार्बन का, किसका, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं।
क्या होते हैं, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं। तो ये आपके पास एक इसका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, एक्सियल ओवरलैप करता है, और यहाँ से मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। सो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू overlap of non-bonding molecular orbital of CO along with the vacant orbital of central metal atom। और यहां से क्या होता है, मेटल से कार्बन की तरफ या मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। सही है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है जो कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ ही क्या होता है, यहां पर फॉर्म होता है दूसरा बॉन्ड विच इज अ पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम था, इस सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन, वैकेंट नहीं, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, कौन से ऑर्बिटल के साथ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, उनके साथ क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आपका पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ filled d orbitals of metal with anti-bonding molecular orbital pi star 2p orbital of carbon monoxide। तो इस तरह से एक बॉन्ड तो फॉर्म होता है सिग्मा, जिसमें कार्बन आपका डोनर एटम होता है। CO ग्रुप का जो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये बैक डोनेशन है। ये वापस से क्या हो रहा है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसके फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेशन कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी है और मेटल कार्बन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड भी है। जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी उतनी ही ज्यादा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी होती जाएगी। दैट मींस सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस पाई बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है और पाई बॉन्ड की प्रेजेंस सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम कर रहे हैं। याद ना, एक बिजनेस में अगर दो पार्टनर है, दोनों मिलकर लगातार काम करते हैं तो बिजनेस बहुत ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सिनर्जी में काम करते हैं। तो ये दो पार्टनर भी सिनर्जी में काम कर रहे हैं, इसलिए इस बॉन्डिंग को हम किस नाम से जानते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज और ऐड करें कि द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड strengthens the pi bond and vice versa। मतलब प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ करती है। एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं हम इसे, सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप टर्म का नाम समझे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, जो एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम कर रहे हैं। एक की प्रेजेंस दूसरे को स्ट्रेंथ दे रही है और दूसरे की प्रेजेंस क्या हो रही है, पहले को स्ट्रेंथ दे रही है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जब भी आपके पास मेटल कार्बोनिल्स होंगे उनके अंदर हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, जहां पर मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म होता है ड्यू टू overlap of non-bonding molecular orbital of CO and vacant orbital of metal, और pi bond form होता है due to filled d orbitals of metal and anti-bonding molecular orbitals of CO। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब इसका मेन एप्लीकेशन ध्यान से देखना, मतलब जो आप
इसका जो ये तो देख लिए क्या होता है। अब इससे हम क्या क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम ये, तो उसका देखो अब आप इम्पैक्ट। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे आप लोगों ने सीखा है बॉन्ड ऑर्डर, बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, हाफ NB माइनस NA। क्या होता है, हाफ NB माइनस NA। तो जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर भी क्या होता है, जैसे ही मेटल यहां अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो CO बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया जल्दी से करो, हो गया। चलिए तो ध्यान दें, अब हम अगला पॉइंट ऐड करते हैं इसी के अंदर। हम बात कर रहे हैं CO बॉन्ड ऑर्डर की। तो आप यहां पे छोटा सा हेडिंग बना के लिख ले चाहते हो इसे, कि इम्पैक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑन CO बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, पहले CO बॉन्ड पर देखते हैं, फिर मेटल कार्बन बॉन्ड की भी बात करेंगे हम लोग। दोनों पर इंपैक्ट आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट कर रहा है, सिंस द पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय मेटल आर एक्सेप्टेड इनटू ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, the CO bond order decreases। तो क्या होगा, क्योंकि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जितनी ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी होगी, हायर इज द डोनेशन टेंडेंसी, वो भी हम देखेंगे कि किस पर डिपेंड करती है, बट सिंपली हम बोल सकते हैं कि हायर इज द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल, more will be the decrease in bond order of CO bond। तो देखो सिंपल सी बात है, मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेटल की डोनेशन टेंडेंसी को डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हो, इस CO बॉन्ड ऑर्डर से। अगर आप एक फ्री CO मॉलिक्यूल को देखो तो उसमें CO बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, लेकिन जैसे ही ये डोनेशन में जाएगा, ये मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का इंपैक्ट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। उसके अलावा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। सो एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, बताओ बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो अगर आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, फ्री CO से। तो मान लो मैं आपसे बोलूं CO बॉन्ड लेंथ इन फ्री CO, ठीक, और CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनिल, ठीक। तो ऑर्डर्स देखो, अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हो तो बॉन्ड लेंथ कार्बोनिल के केस में ज्यादा होगी। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, फ्री CO का बॉन्ड ऑर्डर, बताओ CO बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनिल से क्या आएगा, ज्यादा। एंड सेम चीज इज फॉर बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि कार्बोनिल के अंदर तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो चुका होगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। इसलिए फ्री CO का बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल के बॉन्ड ऑर्डर से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलो एक चीज तो ये हो गई, आपने CO बॉन्ड ऑर्डर को डिसाइड कर लिया। हाँ, अब हम इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, बट एक चीज और देख लो आप छोटी सी। अभी तो मैंने बात की आपसे CO बॉन्ड ऑर्डर की, अब अगर मैं बात करूं मेटल और कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की, किसकी बात करूंगा, मेटल और कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की। तो आप देखो
अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तो मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा होता, तो बॉन्ड ऑर्डर होता 1। लेकिन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा, चाहे वो पार्शियल बॉन्ड है, बैक बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो चुका है इसका, 1 से ज़्यादा हो चुका है। तो आप ध्यान रखना, आप इस पूरी चीज़ को एक लाइन में समराइज कर सकते हो, एंड दैट समरी इज सिंपली कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, the bond order of metal carbon bond increases and CO bond decreases। तो ये छोटी सी समरी है, इसको हाईलाइट कर लेना, और कभी भी अब आप इसको रिवाइज करो तो बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, इसी से आप अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का वो देख लो, आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, अभी मैं एक टर्म पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसका आंसर भी आप यहीं से दे सकते हो। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज, उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। चलिए, तो एक बार आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग मूव करते हैं आगे, और अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में डिपेंडिंग ऑन द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल CO बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। तो चलिए, ये हमने सीख लिया कि CO बॉन्ड पर क्या इंपैक्ट होता है, और हमने ये भी देख लिया कि मेटल कार्बन बॉन्ड के ऑर्डर पर सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्या इंपैक्ट होता है। तो नेक्स्ट अब हम कंपेयर करने वाले हैं CO बॉन्ड लेंथ। क्या करने वाले हैं, CO बॉन्ड लेंथ। आप देखें कि जो आपका बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी, या फिर जो बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, मेटल की डोनेशन टेंडेंसी पर। सो आप सिंपली बात बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन CO बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल। that is higher is the donation tendency of metal, बताओ क्या होगा, greater will be the decrease in CO bond order। आपको बस ये देखना है कि जो आपके पास कार्बोनिल के अंदर मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन पे अगर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या कम, उसी हिसाब से आप CO बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करोगे। अब मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा किसकी डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है और किसकी कम। अभी बताता हूँ। देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होती है ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आप खुद सोचो, एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किस पर डिपेंड करेगी कि इस मेटल पे चार्ज कैसा है। अगर इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखेगा, और डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगर इन केस दो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेम है, तो फिर आप उनका Z इफेक्टिव देखोगे। क्या देखोगे, Z इफेक्टिव। सो इफ चार्ज इज सेम, देन डोनेशन टेंडेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा, उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम। जिसका Z इफेक्टिव कम, उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। अब जितना ज्यादा डोनेट करेगा, उतना ज्यादा CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और ध्यान रखना मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज। तो आप एक ध्यान रखें,
एक डिक्रीज होगा तो दूसरा अपने आप ही क्या होगा, इंक्रीज। तो आप तो CO बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखें, जनरली आपसे वही पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस अगर वो आपसे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ ले तो कोई बात नहीं, जो CO का हो रहा है उसका उल्टा क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड का होगा। सही है, एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया तो आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं। आओ अप्लाई करना सीखते हैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू। मैं आपको कुछ क्वेश्चन से मिलवा रहा हूँ जो कि जेईई में भी पूछे जा चुके हैं पहले, और उनको भी करेंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस को करते हैं। तो लिखें आप पहला क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग CO bond length is मैक्सिमम। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज NiCO4, ऑप्शन नंबर बी इज CO4 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी इज FeCO4 2 माइनस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज MnCO5 प्लस। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास CrCO6 माइनस, second option is CrCO6 plus, and third option is CrCO6 only। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा अगर आप देखें ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करो, तब तक मैं आपके लिए और क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करके रख लेता हूँ ताकि उनको डिस्कस करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2006। Question says if DCO bond length in CO is 1.128 angstrom, then DCO bond length in FeCO5 will be, option A is 1.128 angstrom, option B is 1.15 angstrom, option C is 1.72 angstrom, and option D is 1.118 angstrom। चलिए पहले तो हम ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप इन क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आपको बताना है किसमें CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछिए मैक्सिमम होगी। जैसा कि आप जानते हो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज देखो Fe पर इसी में है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मेटल की डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी उतनी ही ज्यादा, मेटल की डोनेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी CO बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा, और CO बॉन्ड ऑर्डर जितना डिक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। देखो क्रोमियम पे नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज, न्यूट्रल। यहां पर डोनेशन टेंडेंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम डोनेशन यानी मोस्ट डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, और मोस्ट डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर है तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा यहीं पर होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगी, जिसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहां डोनेशन टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो CO बॉन्ड ऑर्डर यहां पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर आएगा न्यूट्रल वाले का, और सबसे ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी किस में है, जहां मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। कर सकते हैं। ये देखें JEE 2006 का क्वेश्चन, DCO बॉन्ड लेंथ इन CO इज दिस। फ्री CO में दी हुई है, अभी हमने डिस्कस किया। अगर आप फ्री CO से कार्बोनिल CO की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, हाँ, तो कार्बोनिल वाले CO की बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या आएगी, ज्यादा।
तो देखो ये आपको दिए 1.128, तो वो ऑप्शन जो इससे बड़ा है वो आपका पॉसिबल आंसर है। एक ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी और एक है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। अब सी में तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं भाई, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा भी तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिपल बॉन्ड से सीधा सिंगल बॉन्ड पे आ गया होगा, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से 3 बॉन्ड से मान लो 2.7 पे आ गया होगा, बॉन्ड ऑर्डर इतना ही डिक्रीज हुआ होगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बट देयर विल बी ओनली स्लाइट इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो आपसे अगले ही साल जेई 2007 में पूछा गया था, क्वेश्चन इज दिस कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लीस्ट, सबसे कम CO बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास CrCO होल 6, ऑप्शन बी है आपका MnCO होल 6 प्लस, ऑप्शन सी है FeCO होल 5 एंड ऑप्शन डी है VCO होल 5 माइनस। चलिए जी, आपको ये बताना है कि किस केस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO लीस्ट है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर लीस्ट कहाँ होगा, जहाँ पर मेटल टू कार्बोनिल डोनेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे मेटल की डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, VCO 5 माइनस में मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहीं पर CO बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीज भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। आप चाहो तो इन सबको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। अगर आप इनको ऑर्डर में अरेंज करने चलो तो देखो सबसे पहले नंबर किसका आएगा आपके पास, VCO होल 5 माइनस आएगा। अब सबसे कम कौन आएगा ये भी आपको पता है, पॉजिटिव वाला MnCO होल 6 प्लस। अब आती है इन दोनों में कंपैरिजन मैं कैसे करूं, बताओ ध्यान से देखो, CrCO होल 6 ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा तो मैं इसको हटा सकता हूं। तो CrCO होल 6 को अगर आप देखोगे तो CrCO CO CO जो मेटल है वो 6 कार्बोनिल्स को डोनेट कर रहा होगा, तो यहां पर क्या होगा, डोनेशन टू 6 CO मॉलिक्यूल्स। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन 6 होगा। वहीं अगर आप FeCO 5 में देखोगे तो ये सिर्फ 5 कार्बोनिल्स को ही डोनेट कर रहा है, तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन 5, तो कह रहे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन 5 लिखोगे तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, रिलेटिवली क्या होगा, ज्यादा। तो सेकंड नंबर किसका आएगा, FeCO होल 5। और ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लीस्ट पूछ रहा, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया है, तो बॉन्ड ऑर्डर लीस्ट किस में आएगा, VCO 5 माइनस में, और नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, CrCO होल 6 का, क्योंकि यहाँ डोनेशन टेंडेंसी कम है तो यहाँ पर CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि यहाँ मेटल की डोनेशन टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होता जाएगा। हाँ, अगर ये मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो फिर ऑर्डर आपका इस तरफ हो जाता। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम CO बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जब आपके पास मेटल कार्बोनिल्स हैं। फिर देखो इसी के पर बेस्ड एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें शायद आप पढ़ने में गलती कर जाएं और सिली मिस्टेक जिसे हम बोलते हैं वो आप कर दें। देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर इज हाईएस्ट। तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपका NiCO होल 4, ऑप्शन नंबर बी है विच इज CO होल 4 माइनस, ऑप्शन नंबर सी है FeCO
CO whole 6 2 minus, sorry CO whole 4 2 minus, and option number D is Mn CO whole 5 plus. ध्यान देना, अब आपको CO बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखना है, आपको मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देखना है, बस यही गलती मत करना, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, आप तो CO बॉन्ड ऑर्डर ही देखो। बताओ इनमें सबसे कम CO बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर होगा? वेरी गुड, सी ऑप्शन, क्योंकि यहीं पर मेटल पर मोस्ट नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा डोनेशन होगा। तो CO बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज, और हाईएस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो इस तरह से आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर या फिर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हुआ एक पार्ट जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, एक पार्ट। इसका एक और पार्ट होता है, एक टर्म ये यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आओ मूव करते हैं अपने सेकेंड टर्म पर और देखते हैं क्या होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कैसे हम इस टर्म को यहाँ मेटल कार्बोनेट्स के अंदर यूज करते हैं। तो देखें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होगी तो न्यू, ठीक है, लेकिन इसको जनरली न्यू बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बार एक्चुअली वेव नंबर होता है, बट मतलब टर्म तो हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू, और मेजर इसको न्यू बार के टर्म्स में करते हैं। वो क्या होता है मैं आपसे भी थोड़ी देर में बात कर लूँगा, बट हाल फिलहाल आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें। देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपका ये जो मेटल कार्बोनिल बीच में बॉन्ड बना है, ये जो CO बॉन्ड बना है, इस CO बॉन्ड को अगर आप स्ट्रेच करें, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ को ऐसे बढ़ाएं, इसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेचिंग। क्या बोलते हैं? एक्सियल से CO बॉन्ड को ऐसे एक्सियली खींचना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो इस बॉन्ड को इलोंगेट करने के लिए, इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे मतलब लाइट की कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी दोगे, E = h/nu। तो वो जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए जिससे आप इस CO बॉन्ड को और स्ट्रेच कर सकते हो, इलोंगेट कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इट इज द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, या आप सिंपल ऐसा बोल दो कि इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच the CO बॉन्ड एक्सियली। तो ये जो आपके पास मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड बना है, इस CO बॉन्ड को एक्सियली स्ट्रेच करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी का मेजर क्या होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ध्यान दें, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या उल्टा बोल दो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब आप खुद सोचो, मुझे इस बॉन्ड को इलोंगेट करना है, लंबा करना है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो मैं आसानी से इसको इलोंगेट कर पाऊंगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो मुझे इसको इलोंगेट करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा। सही बात है, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड को इलोंगेट करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि सिंगल बॉन्ड को इलोंगेट करने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ध्यान दें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैसे तो न्यू होती है, पर आपको ये कई बार न्यू बार के टर्म्स मिलेगी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी न्यू होती है C/λ। 1/λ को हम बोलते हैं न्यू बार। तो ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, और ये होता है वेव नंबर, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, जितनी ज़्यादा वेव नंबर की वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो कई बार आपको पूछेगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन टर्म लिखकर देगा ये, तो उस केस में आप समझ जाना कि क्यों जितनी ज़्यादा वैल्यू न्यू बार की होगी, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी होगी। ठीक है, तो ये टर्म अब अगर हम आजकल यूज़ करते हैं तो कंफ्यूज मत होना, न्यू बार नाप रहे हैं मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं। ये जितना ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? CO बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है। सही है ना? चलो तो मैं इसको हटाता हूँ
और अब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना सीखते हैं। तो देखें एक छोटा सा क्वेश्चन इज आपको अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने VCO होल 6 माइनस CrCO होल 6 प्लस एंड MnCO होल 6 प्लस, इन तीनों को आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए, तो देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर से वही CO बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। और CO बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ मेटल की डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी? सबसे कम। तो देखो VCO6 माइनस में मेटल की डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो CO बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सबसे कम होगा। और अगर CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी? सबसे कम। तो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी VCO6 माइनस में। अब उसके बाद दोनों पे सेम चार्ज है प्लस प्लस, मैं कैसे डिसाइड करूं? तो ध्यान दें, सीरीज में कैसे चलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Cr से Mn। ये आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल से कि लेफ्ट टू राइट चलने पर 3D सीरीज में या 4D 5D डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो ऑब्वियसली Mn का Z इफेक्टिव ज़्यादा है, क्रोमियम का Z इफेक्टिव कम है, तो क्रोमियम की डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो सेकंड नंबर आएगा CrCO+6 का, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा MnCO होल 6 प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी सबसे कम होगा, यानी यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि कॉलम मैचिंग टाइप का है। यहाँ आपके पास एक कॉलम है, कॉलम 1। एक्चुअली इस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हो, कोई और तरीका नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर दो कॉलम दे रहा हूँ, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ और कॉलम 2 में मैं आपको न्यू बार की वैल्यू दे रहा हूँ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में, जो मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो देखें, ये है P Q R S। कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने, पहला कॉम्प्लेक्स है TiCO होल 6 2 माइनस, दूसरा कॉम्प्लेक्स है VCO होल 6 माइनस, जो आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स है दैट इज MnCO होल 6 प्लस, और जो आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeCO होल 6 2 प्लस। ठीक है, इधर मैंने आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की, या फिर रादर आप बोलो वेव नंबर की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एंड द वैल्यूज आर 2204, 2100, 1859 एंड 1728। आपको मैच करना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए न्यू बार की कौन सी वैल्यू सेट हो रही होगी। चलिए ट्राई करें, फिर हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। चलिए हो गया, आओ डिस्कस करते हैं। फिर से देखो, इस कॉम्प्लेक्स में देखो Ti2 माइनस सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, मेटल की डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, CO के बॉन्ड में डिक्रीज सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिक्रीज सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? फोर्थ। देखो P का आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट नंबर है Q, अगेन इस पर नेगेटिव चार्ज, तो सेकंड वैल्यू आएगी इसके लिए दैट इज थर्ड। इसकी डोनेशन टेंडेंसी थर्ड नंबर पे है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी सेकंड। ये तो ऑर्डर में अरेंज हो गया। और यहाँ मेटल पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, लीस्ट डोनेशन टेंडेंसी, हाईएस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, S का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। और आसानी से आप अपने इन कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकते हैं। तो सारा खेल CO बॉन्ड ऑर्डर का है। आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है, सब कुछ आप किससे कंपेयर कर सकते हो? CO बॉन्ड ऑर्डर से। तो समरी सिर्फ इतनी सी है कि मेटल कार्बोनिल्स में CO बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करेगा मेटल की डोनेशन टेंडेंसी पर। अगर मेटल की डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी क्या होगा? ज़्यादा। डोनेशन टेंडेंसी कम है तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज क्या होगा? आपका कम।
चलिए, ये तो थे आपके पास केसेस जहां पर सारे कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक हैं। कैसे हैं? होमोलेप्टिक। अगर आपके पास एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो, कौन सा कॉम्प्लेक्स हो? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो वहां आप कैसे आप CO बॉन्ड ऑर्डर या फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब वो वाला केस भी देखते हैं कि फॉर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस देखें उसके केस में क्या होगा। आपके सामने एग्जांपल लिखूं, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये है मोलिब्डेनम, इसमें 3 कार्बोनिल ग्रुप हैं और 3 ग्रुप हैं PF3, ठीक है, ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन। इस कॉम्प्लेक्स को नाम दे देते हैं A। दूसरा है वही मोलिब्डेनम, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ लगाता हूँ मैं PCl3 होल थ्राइस। इस कॉम्प्लेक्स को नाम देता हूँ B। और थर्ड है वही MoCO होल थ्राइस, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन C। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो यह मैं आपको थ्योरी से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन से थ्योरी समझाऊंगा यहाँ पर, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको। आप देखो, अभी ये मेटल जो है वो ये भी एक पाई एसिड लिगेंड है CO, और ये भी एक पाई एसिड लिगेंड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस ये अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेता है और ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर लेता है। ये हम लोगों ने शुरू में सीखा था। अब देखो, मेटल डोनेट करेगा, CO को भी डोनेट करेगा और PF3 को भी डोनेट करेगा। यहाँ पर भी मेटल CO को भी डोनेट करेगा, PCl3 को भी डोनेट करेगा, और यहाँ पर भी मेटल CO को डोनेट करेगा, PMe3 को भी डोनेट करेगा। अब अगर इस दूसरे वाले लिगेंड की एक्सेप्टर टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गए तो ऑब्वियसली CO के पास इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। यहाँ से देखो, अगर इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे तो CO के पास और कम जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी ऑफ द अदर लिगेंड। ठीक, जितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस टेंडेंसी होगी CO के बॉन्ड में क्या आएगी, ऑर्डर में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो ये खींच रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो CO बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, इंक्रीज ज्यादा होगा। तो आप ध्यान रखना कि एज एक्सेप्टेंस टेंडेंसी ऑफ अदर लिगेंड इंक्रीजेस, less electrons will be donated towards CO and CO bond order will क्या होगा, इंक्रीज। तो जो आपका दूसरा वाला लिगेंड है उसकी एक्सेप्टेंस टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, CO के पास इलेक्ट्रॉन उतने ही कम जाएंगे, तो CO का बॉन्ड डिक्रीज भी कम होगा। तो आप देखें, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। एमी मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम। इन तीनों लिगेंड्स में अगर देखूं तो PF3 की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का क्या होगा, -I इफेक्ट होगा। तो इस केस में PF3 की एक्सेप्टेंस टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम CO बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, CO के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाने देगा। तो जितना ज़्यादा CO बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सही है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन से केस में होगी, A, फिर कौन से केस में होगी B, और फिर कौन से केस में होगी C। तो कई बार आपके पास ऐसे लिगेंड आ गए जिनमें सेम है, तब तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग लिगेंड आ जाएं तो आप एक ये ऑर्डर याद रखें, एक्सेप्टेंस टेंडेंसी का, दैट इज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस टेंडेंसी होगी PF3 की, उसके बाद नंबर आता है साइनाइड का, सॉरी कार्बोनिल का, और थर्ड नंबर किसका आएगा, PH3 का। अगर मान लो यहाँ PF3 होता, यहाँ पर PH3 होता और यहाँ सिर्फ CO होता, तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस टेंडेंसी इसकी होती, तो यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता।
सेकंड नंबर आता सिर्फ CO वाले का, और थर्ड नंबर किसका आता, PH3 वाले का। ये बहुत रेयर केस है कि आपसे पूछ ले, वो तो मैं एडवांस लेवल पर जाके कवर कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसने होमोलिप्टिक में पूछ ली है, तो वो आपसे हेट्रोलिप्टिक में पूछ सकता है। हेट्रोलिप्टिक में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि CO के पास जितने कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। सही है। चलिए, तो ये हो गए आपके पास केसेस मेटल कार्बोनिल्स के अंदर। यहाँ पर आप देखें, हमने होमोलिप्टिक कवर कर लिया, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक कवर कर लिया है। अब अगर आपके पास पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है, कौन से हैं, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, तो देखो उसके केस में आपके पास एक केस बनेगा जब ब्रिजिंग CO होगा। आप देखें, ये Fe का एक पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल है, ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप, इधर आपके पास होगा CO, 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 ये CO, ये CO और ये CO। अब यहां पर आपके पास दो तरह के CO ग्रुप है, एक तो है टर्मिनल और एक कौन से हैं, ब्रिजिंग। आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, बॉन्ड ऑर्डर, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कर लो, बाकी चीजें तो आप अपने आप ही कंपेयर कर लोगे। मैं देखना चाहता हूं कि टर्मिनल और ब्रिजिंग किस CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो ये जो CO है, ये CO इस वाले Fe से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वाले से भी ले रहा है, जबकि ये वाला जो CO है सिर्फ एक Fe से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये CO दोनों Fe से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या पहुंच रहे होंगे, ज्यादा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बातें लिख सकते हो कि सिंस द ब्रिजिंग CO एक्सेप्ट electrons from both the metal atoms, the decrease in bond order is higher। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखो तो CO ब्रिज वाले का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा, CO टर्मिनल वाले से कम होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। बताओ, अगर मैं CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं तो CO बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ब्रिज वाले की क्या होगी, ज्यादा, एज कंपेयर टू CO बॉन्ड लेंथ ऑफ टर्मिनल। आप चाहो तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का है वही किसका होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होगा। तो ये आपके पास पॉसिबल केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। बहुत सिंपल है। एक आएगा आपके पास होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स, तो वहाँ तो आपको देखना है कि मेटल की डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा कहाँ है। हेट्रोलिप्टिक है तो CO को मत देखो, दूसरे लिगेंड को देखो। अगर दूसरे लिगेंड की एक्सेप्टेंस टेंडेंसी CO से ज़्यादा है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि CO के पास कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये आपका ब्रिजिंग वाला केस या तो हमेशा ही पक्का है, ब्रिजिंग वाला क्या होगा, दोनों मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंचेंगे, इसका खुद का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो ब्रिजिंग CO की बॉन्ड लेंथ हमेशा टर्मिनल वाले CO बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ सकते हैं। तो ये थी आपकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, और ये JEE में लगातार पूछे जाते रहे हैं, रुक रुक कर एक दो साल में इसके ऊपर से बेस्ड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसलिए ये पूरा लेक्चर ही मैंने इस टॉपिक को डिवोट किया है, और जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे कवर किए। बाकी क्वेश्चंस आप आपको दिए गए मटेरियल में से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। चलिए, हम हमारे चैप्टर का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। हाँ, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं, और जैसे जैसे लिगेंड्स चेंज होते जाएंगे, इनकी लिगेंड्स की पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर की वजह से होती है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों तरह की आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो उनको हम आज तो कवर नहीं करेंगे, आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास। हम दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल और एक ज्योमेट्रिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। सिंपल एक पॉइंट आपको देखना है कि कहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और कहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा।